नमस्कार भैया और बहनी। और एग्जाम आने पर मुड़वा पड़ जाता है बहुत ज्यादा लोड। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्या किए थे रदरफोर्ड। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो उसी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है रदरफोर्ड मॉडल, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। आइए चलिए जानते हैं क्या है रदरफोर्ड मॉडल। इससे पहले ये जान लीजिए कि इस चैप्टर का 2 पार्ट पहले से बन चुका है, ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो देखने के बाद वो वाला देख लीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है, देखिए भैया, रदरफोर्ड एक ठो मनई थे, वो उन्होंने एक ठो कोई मॉडल किया होगा, उनके मॉडल कहा जाता है रदरफोर्ड मॉडल। इनके मॉडल को एक नाम से और जाना जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और इनके एक्सपेरिमेंट को एक नाम से और जाना जाता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कुछ सोने का यूज़ किया था। सोने का, अब ऐसे नहीं कि अपने मेहरारू का गहना वहना उठा के ले आए होंगे। यहाँ पर गोल्ड फॉयल लिखा है। गोल्ड फॉयल का मतलब ये होता है कि एक सोने की परत लिए थे, तो उससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और दूसरा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल का भी यूज़ हुआ था। अब आप मूड़ी खजुआने लगोगी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अभी आगे चल के इसके बारे में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानो कि नाम तो जाने, तो अगर आपसे एग्जाम में इन दोनों नाम से पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप समझते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या क्या किया था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कुछ ऐसा सेटअप किया था। ये वाला सेटअप कुछ रियल में इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था भैया, एक ठो अल्फा पार्टिकल एमिटर लिया, यानी कि ऐसा एक ठो सोर्स लिया जो कि अल्फा पार्टिकल छोड़ता था। तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता, तो देखोगे यही लाल लाल यही अल्फा पार्टिकल इसे छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल एमिटर हो गया। अब मूडी पहले मत खजुआ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो देखो, अल्फा पार्टिकल यहाँ से ये छोड़ रहा है, इसे छोड़ रहा है भन 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 भन, और ये क्या है भैया, ये जो जा रहा है ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आया, ये देखोगे ये जो बीचों में परत लगाई गई है ना, यही है गोल्ड फॉइल। क्या है, यही है गोल्ड फॉइल, यानी कि सोने की परत। ये जो सोने की परत लिए थे ये बहुत ज्यादा पतली थी, हद से ज्यादा पतली थी। अब कैसे बताऊं कितनी पतली थी। तो यहीं पर ये बीचों में से गोल्ड फॉइल रखे थे। और उसके बाद क्या था, यहाँ पर ऐसे ऐसे देखोगे आप, इन्होंने क्या किया है, एक तो भैया बॉर्डर टाइप का बना दिया है। इस बॉर्डर को हम कहते हैं ZNS स्क्रीन, यानी कि ये एक ऐसी स्क्रीन थी जो कि डिटेक्ट करने का काम करती थी कोई चीज। इसको हम डिटेक्टर स्क्रीन भी कह सकते हैं, हालांकि ये डिटेक्टर स्क्रीन ZNS का बना था, ठीक है। अब देखो, अब इसका भी एक काम था। क्या काम था, अब इसको आगे जानेंगे, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट के बारे में जाने क्या क्या इन्होंने यूज़ किया था। तो इन्होंने भैया अल्फा पार्टिकल एमिटर लिया था, गोल्ड फॉयल लिया था और ZNS स्क्रीन लिया था, 3 चीज लिया था। अब हम समझते हैं क्या होता है अल्फा पार्टिकल, फिर समझेंगे इन्होंने क्या क्या इसमें खुरापात किया था। अल्फा पार्टिकल हम किसे कहते हैं। देखो, आपने हीलियम का नाम सुना है, हीलियम जो गैस होती है, तो हीलियम का नाम सुन लिए। हीलियम में भैया 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 प्रोटॉन रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। कुल चीज 2 रहता है, ठीक है। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं। देखो, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया बीच में और किनारे किनारे ये ऑर्बिट हो गया। अब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, यही है हीलियम। अब अगर कभी भी आप हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मान लो हमने क्या किया है, घचाक दे इलेक्ट्रॉनों निकाल लिया, तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यही जो बचा है ना, इसी को भैया हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हम उसी कहते हैं अगर 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, अल्फा पार्टिकल कहलाती है। समझ गए ना। तो अल्फा पार्टिकल किस चीज़ से बनता है भैया, तो आप समझ सकते हो कि अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही अल्फा पार्टिकल कहलाएगा। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने ही से क्या किया, ऐसा कुछ रखा जो कि अल्फा पार्टिकल छोड़ता हो। तो ये क्या जा रहा है, ये भैया सारे क्या जा रहे हैं यहाँ से, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को आप कुछ इस तरीके से बनाते हो, ऐसे ए बनाओ, एक ऊपर ऐसे थोड़ा सा एक चोंच निकाल दो, नीचे ऐसे मोड़ दो, यही अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अल्फा पार्टिकल का सिंबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे अल्फा पार्टिकल भनभना कैसे जा रहा है, यहाँ खूब अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है। खूब अल्फा पार्टिकल गए, अल्फा पार्टिकल वो जब गया यहाँ पर तो ये गोल्ड फॉइल से टकराएगा। अब ये गोल्ड फॉइल मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा पतली थी,
तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल वह गया, यहाँ गोल्ड फॉइल से टकराया। अब देखो यहाँ पर टकराया है, अब जब यहाँ पर टकराए तो क्या हुआ ना, तो रदरफोर्ड ने इसे आँखियाँ बार के अपना आँखियाँ देख रहे थे ध्यान से, क्या देखे कि ये जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ जब गोल्ड फॉइल पे जाकर टकराया, आधे ज़्यादा यानी कि लगभग जो अल्फा पार्टिकल से तो ऐसे सीधा निकल गए। तो सीधा निकल गए कहाँ पर आकर टकराए, यहाँ पर आकर टकराए, किस पर, ZNE स्क्रीन पर। तो ये जो ZNE स्क्रीनिया थी ना, ये बता देती थी कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आकर टकरा रहा है, इसीलिए इसको यूज किए थे। तो देखो कि आधे ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल था वही से सोझे आकर निकल गया यहाँ पर, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो यहीं से टकरा के कुछ इधर आ गए, थोड़े कुछ इधर मुड़ गए, थोड़े कुछ इधर मुड़ गए, थोड़े कुछ इधर मुड़ गए, यानी कि कुछ कुछ ऐसे मुड़ जा रहे थे, लेकिन आधे ज़्यादा मजे के जो अल्फा पार्टिकल थे वैसे सोझे निकल गए। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे ऐसे कुछ पिछुआ मुड़ के चले गए, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे सोझे आए, ऐसे सोझे आए और ऐसे सोझे पिछुआ निकल गए। अब ये चीज़ हुआ इनके एक्सपेरिमेंट में, समझ गए ना, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे सोझे है, गोल्ड फॉइल्स टकराए, आधे ज़्यादा तो ऐसे सीधे निकल गए, लेकिन कुछ ही जो थे वो ऐसे कुछ इधर मुड़ गए हल्के से, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। अब कुछ जो थे ऐसे सोझे मुड़ गए। अब ये जो सोझे मुड़ गए क्यों मुड़े, अब इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया भैया, अब इन्होंने अपने कुछ पॉइंट लिखे, उस पॉइंट को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आ गया तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो देखो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि मोस्ट ऑफ आधे ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे वैसे सोझे निकल गए, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, इधर उधर नहीं मुड़े। दूसरा पॉइंट ये लिखे थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बाई स्मॉल एंगल, केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो थे वो हल्का फुल्का इसे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, देखोगे थोड़ी इधर चले गए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, एक्सट्रीमली रेयरली 1 in 1200 अल्फा पार्टिकल वर रिवर्स्ड। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीमली रेयरली, बहुत रेयर केस में ही, जैसे कि 12,000 में से कौनो एकाक अल्फा पार्टिकल ऐसे सोझे पिछुआ मुड़ के चला गया, यानी कि ऐसे आया ऐसे चला गया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कौनो आदमी से सीधा जा रहा है और उसके बाद कौनो मार दो, घचाक दे मार दिया, सीधा पीछे चला गया, तो वैसे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल आया, घचाक दे यहाँ, घचाक दे पीछे चला गया, और कुछ जो थे आधे ज़्यादा ऐसे सीधे कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर चले गए। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट में हुआ, यहाँ तक तो आप समझे होंगे। अब देखो, अब हम समझते हैं क्यों कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा मुड़े, क्यों कुछ अल्फा पार्टिकल इसे सोझे पिछुआ चले गए, इसके बारे में समझते हैं। आप ध्यान से देखना। तो आप जानते होंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो आपकी इमेज दिख रही है, देख लो कैसे होता है देख लिए ना। अब देखो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस, किनारे किनारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोलते रहते हैं। क्या डोलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। मान चलो ये एक एटम है, किनारे किनारे क्या है, इलेक्ट्रॉन इसे डोल रहे हैं। तो एटम कुछ इसी तरीके से होता है ना। अब देखो, अब आप समझ लो कि ये एक एटम है। अब एक एटम में अब क्या हो रहा है, ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आया, ऐसे सोझे निकल गया। अब देखो, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ऐसे आया, सोझे निकल गया। अब देखो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ऐसे आया, सोझे निकल गया। अब देखो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से आया और हल्का से इसे न्यूक्लियस पर टकराया, टकराने के बाद हल्का से इधर मुड़ गया। अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे सोझे आया और यहाँ आया, बीचों बीच टकरा गया अल्फा पार्टिकल और ऐसे सीधा पीछे मुड़ गया, यानी कि आया ऐसे चला गया ऐसे। अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आया हल्का सा, इधर टकरा के निकल गया। तो समझे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो गोल्ड फॉइल लिए थे रदरफोर्ड ना, ये बहुत ज़्यादा पातर थी। तो जो अल्फा पार्टिकल था वो ऐसे आया, ये मान लेते हैं एक एटम है, इसी के अंदर का मान लेते हैं एक एटम है, यहाँ पर जहाँ टकरा रहा है वहीं मान लेते हैं, और वहाँ का हमने एक एटम उठा लिया। अब देखोगे जो अल्फा पार्टिकल वह आ रहा है, जब एक एटम के पास आएगा तो क्या हो रहा होगा, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखो कि भैया जब अल्फा पार्टिकल आएगा, आप देखोगे यहाँ से एटमों में से सोझे निकल गया। अब आप सोचोगे हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एकदम नेग्लेजिबल होते हैं, ये जो रहते हैं अल्फा पार्टिकल को तो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल से भी बहुत ज़्यादा छोटे ही होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये जो अल्फा पार्टिकल आया, न्यूक्लियस जब टकराया ना तो हल्का से इधर मुड़ गया, यहाँ आया हल्का से इधर मुड़ गया, ऐसे जब आएगा सोझे पीछे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो अल्फा पार्टिकल मुड़े हैं ये सब किससे टकराए होंगे, किसी एटम के न्यूक्लियस से टकराए होंगे। तो कुछ इसी तरीके से आपके इमेज में भी बना है बुका के, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हुआ होगा रियल में। तो इससे रदरफोर्ड मूडी खजुआ है उसके बाद, और सोचे यार, यानी कि यार कुछ अब आधे ज़्यादा पार्टिकल आधे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे सोझे निकल जा रहा है, यहाँ पर भी देखो ये सोझे निकल जा रहा है।
और कुछ है जाकर इसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ देखोगे कुछ है, एक दो ठे डिफ्लेक्ट हो रहा है और एक तो सोझे मुड़ गया। यानी कि इन्होंने सोचा कि जो एक एटम होता है ना, उस एटमों में आधे ज़्यादा जगहियाँ, लगभग बहुत ज़्यादा जगहियाँ खाली होता है। एक एटम के अंदर बहुत ज़्यादा जगह खाली होता है। अरे भैया देखो, ये पूरा एटम है, यहाँ एक ठो निक बनाता हूँ एटम। देखो ये एटम है, तो इस एटमों में अगर आप देखोगे हे ही कुल जवन जगह ही है, ये कुल खलिए है ना, खाली ये न्यूक्लियस जगह घेरा है, हल्का फुल्का ये इलेक्ट्रॉन जगह घेरा है, और हे ही कुल जगह ये खलिए है। वैसे ये जो रदरफोर्ड थे उन्होंने भी दिमाग लगाए यार, यानी कि आधे से ज़्यादा एटम में खाली होती है जगह, तभी तो कुल ऐसे सोझे निकल जा रहे हैं। और कुछ ही जो जगह रहती है वो घेरे रहता है, और वो कौन घेरे रहता है, ये न्यूक्लियस घेरे रहता है, तभी देखो न्यूक्लियस से टकरा के इधर चला गया। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आया कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बातें कही। ये जो बातें इन्होंने कही थी कुल सही बातें कही थी। अब इसको आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम रदरफोर्ड के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद इन्होंने क्या अपना कंक्लूजन यानी कि निर्णय रखा। अब देखिए, सबसे पहले आप तो अपना कपार पकड़ लोगे बोर्ड देखकर क्या लिख दिए हैं। तो भैया कुछ नहीं लिखा, यही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, उसी चीज को लिखा बस इंग्लिश में। देखिए एक एक पॉइंट करके समझते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि ज्यादातर जो स्पेस होता है इस एटम के अंदर वो एम्प्टी यानी कि खाली होता है, ये आप जानते ही हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर से पास हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, इसलिए क्या होता है कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस खाली होता है। अब भाई एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये क्या है, ये मान लो एक ठो एटम है, ऐसे बीच में न्यूक्लियस है, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन है। अब हम मान लेते हैं इस यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल छोड़ते हैं, ऐसे अल्फा पार्टिकल गया भन्न दे। अब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हल्का डिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर देखो, आप ध्यान से यहाँ पर देखो कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया वो तो एटम के आर पार हो गया। अगर एटम भरतू होता, भरतू का मतलब क्या है, यानी पूरा भरा होता, ठीक है। अगर एटम भरतू होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल मान लीजिए ऐसे आया तो ये ऐसे जा ही ना पाता इधर, ये तो लेकिन सीधा से निकल जाता है। ये अल्फा पार्टिकल आया, ये भी ऐसे सीधा निकल गया। अगर यही भरतू होता तो इधर एटमों अगवा जाने ही नहीं देता अल्फा पार्टिकल को ऐसे, ठीक है। लेकिन अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से चला जाता है, यानी कि पूरा भरतू नहीं रहता, यानी कि इसके अंदर ये सारी जो जगह रहती है ये सब क्या रहती है, खाली रहती है। तो यही चीज़ ये हमने पढ़ा। अब आगे क्या लिखा है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ, कुछ ही अल्फा पार्टिकल जो थे वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे कि ये सारे जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, लेकिन हे ही वाला डिफ्लेक्ट हो गया, देखिए यहाँ से चला गया। अब आगे क्या लिखा है, that the positive charge of atom occupied very little space, और यही हमें इंडिकेट करता है कि जो एटम का मास होता है वो कहाँ पर कंसंट्रेट होता है भैया, यहाँ पर बीच में होता है, न्यूक्लियस में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज लिखा है। अब आप मूडी मत खजुआ यार, पॉजिटिव का चार्ज क्यों लिखा है, क्योंकि आप जानते ही हो कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो रहता है उसके पास कोई चार्ज नहीं रहता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे जो न्यूक्लियस है वो क्या चार्ज कैरी करे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज करे रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज लिखा है न्यूक्लियस की जगह। तो जो आधे मतलब लगभग जो मास रहता है एटम का वो कहाँ कंसंट्रेट रहता है, यहाँ पर न्यूक्लियस में कंसंट्रेट रहता है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है, जो कि लिटिल स्पेस रहता है, यानी कि बहुत कम स्पेस रहता है। अ वेरी फ्यू स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्ट बाई 180 डिग्री, कुछ ही जो अल्फा पार्टिकल थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए 180 डिग्री से। 180 डिग्री का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल वह ऐसे सोझे आया और इसे सोझे पीछे चला गया, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि मान लीजिए ऐसे आया और पता लग ऐसे पीछे चला गया, समझ गए ना। तो यही होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आए और सोझे निकल गए, तो ये भी हमें पता चला। अब उसके बाद क्या है, इंडिकेट दैट all positive charge and mass of gold atom were concentrated in very small volume within the atom। इससे हमें ये पता चलता है कि जो गोल्ड एटम का जो मास है वो कंसंट्रेट है बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर, यानी कि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर। हमें ये इससे ये पता चलता है। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने अपने कंक्लूजन में लिखा, जो कि आप अगर याद कर लोगे तो और अच्छा है, नहीं तो अगर आप समझ जाओगे तो उसके बाद आप बनाकर लिख ही लोगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम ड्रॉबैक के बारे में। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, यानी कि क्या इनके जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या कमी निकली। तो देखिए इनके एक्सपेरिमेंट में ये कमी निकली कि देखिए
ये जो एक एटम है, इन्होंने कहा था कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस खाली रहता है। ये बात एकदम इन्होंने पूरी सही कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि भैया जो एटम का मास होता है वो बीच में यहाँ कंसंट्रेट रहता है, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। ये बात भी इन्होंने पूरी सही कही। लेकिन आप जानते ही हो कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऐसे किनारे किनारे न्यूक्लियस के डोलता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। तो अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो लोग आए और रदरफोर्ड जी से पूछे कि भैया अगर जो इलेक्ट्रॉनवा है न्यूक्लियस वो किनारों किनारों ऐसे घूम रहा है, तो अगर कोई भी चीज़ घूमते रहती है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसके पास कुछ ना कुछ एसिलरेशन होता है, और अगर किसी चीज़ के पास एसिलरेशन होता है तो वो अपने एनर्जी को रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब ये होता है कि वो अपने एनर्जी को निकाल देता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा, ये आप जानते हो न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो अपने एनर्जी को रेडिएट कर देगा, यानी कभी न कभी तो अपने एनर्जी को निकाल देगा। और जब वो अपने एनर्जी को पूरा निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, थक जाएगा, और थक जाएगा क्या करेगा, रुक जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रुक गया तो क्या करेगा, धड़ाम से न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये चीज़ पूछे अदर साइंटिस्ट, किससे पूछे, रदरफोर्ड जी से पूछे। और जब ये रदरफोर्ड जी से पूछे तो रदरफोर्ड भैया मूड़ी खजुआते रह गए, बता ही नहीं पाए। तो जब ये नहीं बता पाए तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बोर। तो ये जो बोर थे उन्होंने बात कही कि भैया जो आप कहे कि रदरफोर्ड जी आप जितनी बातें सब कह रहे हो वो सही है कि ये मोस्ट ऑफ स्पेस खाली रहता है और जो मास रहता है वो कहाँ कंसंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये सब बात आप सही कह रहे हो, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्यों नहीं गिरता, ये चीज़ बोर बताते हैं। और ये बोर के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि काहे का आप यहाँ कन्फ्यूजिया जाओगे अगर ये सारी चीज़ें हम यही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये किसका ये ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये रदरफोर्ड जी का था। यही चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्यों नहीं जाकर गिरता न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि भैया आप देखो पिक्चर उच्चर में भी देखते होगे कि जो हीरो रहता है वो हीरोइनिया का अगर कोनो हीरोइन को पा जाता है तो वो क्या करता है, हीरोइनिया चारों तरफ घर चक्कर लगाते रहता है। और जब हीरोइनिया उसको भाव नहीं देती हीरो को ना, तो एक समय आता है वो चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। तो वैसे जब थक जाता है जाकर अपने घरे बैठ जाता है, कौन, हीरो हुआ। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन इसे डोलता रहेगा न्यूक्लियस चारों तरफ, और एक ना एक समय आएगा थक जाएगा। और जब थक जाएगा यानी कि जब अपने एनर्जी को रेडिएट कर देगा, निकाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाकर अपने घर में बैठ जाएगा। घर में का मतलब क्या है, न्यूक्लियस में जाकर बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है। यही चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे रदरफोर्ड जी, इसीलिए इनका ये चीज़ ड्रॉबैक है। ठीक है, अब इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलरेशन, यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसके पास एसिलरेशन होगा। ड्यूरिंग एसिलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट, यहाँ पर रेडिएट होगा, क्या होगा, रेडिएट, ठीक है, वुड रेडिएट एनर्जी। और कोई अगर चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर ऑर्बिट में है यानी कि उसके पास एसेलरेशन है तो अपने एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी कि निकाल देगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वुड लूज एनर्जी, वो अपने एनर्जी को लूज कर देगा और फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस, और जाकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इफ दिस वर सो एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल, अगर ऐसा होता है तो एटम बहुत हाईली अनस्टेबल होगा। एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपने ऑर्बिट में ऐसे घूमता रहता है। ये चीज़ ये तो एकदम सही है, हमेशा घूमता रहता है, लेकिन क्यों घूमता रहता है ये चीज़ ये रदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनके ये ड्रॉबैक हो जाता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कौन, बोर जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। तो बोर के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रदरफोर्ड के बारे में और बोर के बारे में ही आपसे एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।